आप यहाँ पर जो है सीटेट एसएसटी हिस्ट्री एंड यहाँ पर देख सकते हो 6 to 8 बाइलिंगुअल नोट्स का ये पीडीएफ आप देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी डिटेल में है, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ये देखिए चैप्टर 1 है, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये देखिए हर एक पॉइंट, ऊपर हिंदी है नीचे इंग्लिश है, क्योंकि कई बार कुछ वर्ड्स जो है हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है। इसके लिए ये पीडीएफ तैयार हो चुका है, प्लस हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। और ये वाला क्वेश्चन तो अभी फिलहाल पूछा ही था, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही है। तो जिसे भी ये नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप उस पर मैसेज करना। और ये पूरा जो है 200 से अधिक पेजेस में तैयार किया गया है। 6 to 8 की पूरी एनसीईआरटी इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाहर आपको हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 16 क्वेश्चंस आपको इसी पीडीएफ से मिलेगा, ठीक है। तो शाम तक आपको मिल जाएगा। और ये आपका हर जगह, ये देखिए एनसीईआरटी है, बीपीएससी हो, जहां पर भी जीएस पूछा जाएगा ना, वहां पे आपको इस हिस्ट्री से काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, हर एक चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में हिंदी इंग्लिश और साथ में इमेजेस भी मैंने, आप ये देखिए ये 200 तक का पेजेस जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए लास्ट का है। तो फाइनली जो है ये हमारा, आपको पता है ये क्लास 8 का है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करें और इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आपका बहुत पास में है। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जिसने कल वाली क्लास देखी होगी उन्हें पता होगा कि हमारा जो है ये चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो है चल रहा है। अच्छा, इस वीडियो को मुझे दोबारा से शूट करना पड़ा है, बिकॉज पहली वाली जो वीडियो थी वो मैंने पूरी शूट कर ली, बट उसमें वॉइस ही नहीं थी, बिल्कुल भी आवाज़ ही नहीं, गायब हो गया। तो ये थोड़ा सा हो जाता है कई बार कि आपको दोबारा से मेहनत करना होता है। और इसी वजह से 1 बजे की क्लास की टाइमिंग थी, आपको अभी मिल रही है। बट आपको हर दिन क्लासेस मैं ज़रूर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था और ये इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्योंकि इसमें हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। और जो 7 महाद्वीप है, ये देखिए, जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है, आपको लास्ट में मिलेगा स्क्रीन पे, उसे जरूर देखना, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे आप। और यहाँ से हमने 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इसको डिटेल में पढ़ा है। और अब ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि यहाँ से है। ये देखिए, यहाँ से है जलमंडल, महासागर, ये हमको आज पढ़ना है, एंड एटमॉस्फियर। और उसके पहले आपने स्टार्टिंग में ही जो वीडियो देखी होगी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिस्ट्री का नोट्स जो है मैंने खुद तैयार किया हुआ है, केवल 49 रुपीज़ में। और अभी हिस्ट्री ही तैयार हो पाया है, इसी वजह से आप हिस्ट्री का ले सकते हो। जब ज्योग्राफी का हो जाएगा तो मैं आपको ज्योग्राफी बता दूंगी। जिसने नहीं लिया है आप ले लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए वो आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज उसमें मैंने इमेजेस, हाईलाइट, साथ में पॉइंट वाइज, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, केवल मात्र 49 में। व्हाट्सअप नंबर जो आपको कमेंट सेक्शन या फिर स्क्रीन पे दिखा होगा, आप उस पर बस मैसेज कर देना, पेड नोट्स, आपको तुरंत जो है मैसेज जाएगा टीम के द्वारा, एंड तुरंत पीडीएफ भी, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक इंसान को लगा रखा है, ताकि आपको पीडीएफ टाइम पे मिल जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और टेलीग्राम पे फिर से हम जो है टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाओ, कमेंट सेक्शन में मिलेगा लिंक। ये देखो जलमंडल, जलमंडल आपको पता ही है कि हमने पहले भी पढ़ा है कि पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। इसको हम नीला ग्रह कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर 71% जो इसका पार्ट है ना, वो जल है। सोचिए, इतना बड़ा हिस्सा पूरा का पूरा पानी है। बट आज देखिए पानी का कितना लोग जो है वेस्ट करते हैं, पानी की कितनी कमी हो चुकी है। बैंगलोर का आपने देखा होगा, पानी बिल्कुल भी नहीं था, लोग मॉल वगैरह में जा रहे थे नहाने के लिए। एंड 29% जो है वो लैंड एरिया है, मतलब स्थल है। तो ये आपको पूछता है कि कितना प्रतिशत जल है, तो 71 है, और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के बहुत सारे रूप उपस्थित हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा ही पानी यूज वाला है, क्योंकि इसमें महासागर है, नदी है, झील है, हिम नदी है, भूमिगत जल है, वायुमंडल के जलवाष्प, ये सब मिलाकर 71%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। ये देखिए, ये है आपका महासागर, मतलब जितना जल है ना, उसका 97% तो हमारे महासागर में ही है। और वह इतना अधिक खारा है, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है। ये देखिए 2.5% कि आप इसको पी भी नहीं सकते हो। तो महासागर का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो जल का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो महासागर में है, और ये बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, ठीक है। और इस वजह से जो है वो हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हो, इतना बड़ा हिस्सा 97% वो हो गया है सॉल्टी।
और वो हमारे किसी भी काम में नहीं है। तो शेष जल का एक बहुत बड़ा बाकी के जो जल बचे उनका तो भाई वो बर्फ की परत और हिम नदी और भूमिगत जल इसके रूप में मिलते हैं। तो जल का बहुत ही कम जो भाग है ना वो अलवण है, मतलब वो सॉल्टी नहीं है, जो कि हमारे काम में आता है। अब सोचिए इतना ज़्यादा हिस्सा है वो बटे हुए हैं, बट उसमें से कुछ हिस्सा ही हमारे काम का आता है, फिर भी हम उसको बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करते हैं। आपने देखा ही होगा लोग ऐसे ही पानी फेंकते हैं। तो जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब देखो कोई भी बोलेगा भाई 71% भाग है, बट उस 71% में से 97% अगर आप देखो तो वो केवल महासागर में है। बाकी के जो है कुछ बर्फ की परत में जमी हुई है, हिम नदी में है, और वो सॉल्टी है, वो हमारे काम का नहीं है। तो केवल कुछ हिस्सा ही है ना, इसी वजह से हमारा है तो अर्थ ब्लू प्लेनेट, बट फिर भी हमें पानी की कमी होती है। अब महासागर, अब जलमंडल के ही भाग होते हैं। देखो महासागर अभी हमने स्टार्टिंग में देखा ना 97% भाग तो महासागर में है, और ये सॉल्टी है, अलवण है। तो महासागर जो है ये आपका जलमंडल का ही मुख्य भाग है, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये 5 महासागर आपसे डायरेक्ट पूछेगा, इसलिए इसका नाम रट लो और इसके बारे में। महासागर जल जो है हमेशा ही गतिशील होता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तो महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, एक तो वेव्स होते हैं, ज्वार भाटा आता है, और इसकी धाराएं। हो गई बात ये तीनों की। अब इसमें से हम देखेंगे क्रोनोलॉजी में, मतलब बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर हैं। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा महासागर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये क्रोनोलॉजी पूछता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक। तो ये पांचों के पांचों आपको याद रखना है, और इसके बारे में भी। सबसे पहला है, आपके सामने फोटो भी दिखते जाएंगे। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और ये 1/3 भाग पर फैला हुआ है हमारे अर्थ के। एंड कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि जो सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। कल वाली क्लास में हमने महाद्वीप में जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था। तो सबसे बड़ा जो सबसे गहरा जो भाग है मेरियाना गर्त पृथ्वी का, वो किस महासागर में है? इसी महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर ना लगभग वृत्ताकार है, मतलब गोल है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, कौन कौन? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इस महासागर के। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है इन महाद्वीप की स्थिति का पता लगाओ। तो ये तो हम अब आगे देखेंगे, जब आगे फोटो देखेंगे, बट आप इस फोटोज में देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं अटलांटिक। अब हमने प्रशांत महासागर पढ़ लिया, और अटलांटिक महासागर का सबसे एक क्वेश्चन पूछता है कि किस आकार का है, तो एस आकार का है, इस आकार का है। अटलांटिक महासागर ये हमारा दूसरे नंबर का है, और यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक जो महासागर की तट रेखा जो है वो बहुत ही ज्यादा तंदुरित है, जैसे कि कटी फटी है। और इसी वजह से ना यहाँ पर जो पोताश्रय है, जो पतन के लिए आते हैं ना, जो नाव वगैरह, वो यहाँ पर बेस्ट है, क्योंकि कटी फटी है। आप देख सकते हो, ये देखिए तंदुरित, यही फोटो है, ये मैं आपको दिखा। तंदुरित का मतलब ये होता है, और यहाँ पर कोई भी नाव वगैरह आके ना आराम से ठहर सकती है। तो ये इसके लिए बेस्ट माना जाता है अटलांटिक महासागर। और ये आप देखो, ये ऐसा आकार का है, ये देखिए, तो ऐसा आकार का है। पश्चिम किनारे इसके उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, साथ में पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका है। और इसकी तट रेखा देखिए कितनी ज्यादा जो है इसे कटी फटी है। तो इस वजह से अनियमित और तंदुरुस्त ये जो तट रेखा है, तो यहाँ पर नेचुरली जो पोताश्रय है और पतन, इसके लिए एक बेस्ट, मतलब जो नाव वगैरह जो आके रुकती हैं, जहाज वगैरह पानी वाले, तो उसके लिए बेस्ट माना जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा बिजी महासागर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है जो भी चीज़ें भेजी जाती हैं या आती हैं, वो इसके लिए बेस्ट मानी जाती हैं, यूज़ होता है इसमें। और व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर, ये वाला लाइन पूछा हुआ है। ठीक है, तो अटलांटिक हो गया, प्रशांत हो गया। अब हिंद महासागर भी एक ऐसा ही महासागर है जिसका नाम जो है किसी देश के नाम पर, यानी हमारे भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। अटलांटिक एस था और ये त्रिभुजाकार है इस तरीके से। इसके अगर आप उत्तर में देखेंगे तो एशिया है, पश्चिम में आपका यहाँ पे अफ्रीका है, एंड यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आपने हिंद महासागर देखो, हमने कितने पढ़ लिए यहाँ पर,
प्रशांत महासागर पढ़ लिया, हिंद महासागर पढ़ लिया हमने, और अटलांटिक महासागर पढ़ लिया, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये चीज़ें देखते हैं। तो अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, दक्षिण महासागर भी आप देख लीजिए। दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। कल हमने अंटार्कटिका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये हो गया हमारा दक्षिणी महासागर। एंड पांचवा है हमारा आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। ठीक है, उत्तर, ये जो उत्तर ध्रुव है ना, यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, वहां पर स्थित है। और इस यहीं पर ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, मतलब एक नैरो पार्ट से ऐसे जुड़ा हुआ है, जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सारे महासागर का लिखकर उसके बारे में जो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं वो आपको कॉपी में नोट करना है और याद करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछेगा आपसे पूरी लाइन कि बेरिंग जल संधि के नाम से किसे जानते हो, और आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुव में है कि दक्षिण ध्रुव में है, तो आप कैसे बता पाएंगे। ठीक है, अब वायुमंडल तो हमने कई बार पढ़ा है, बट बार बार इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि ये एक फेवरेट टॉपिक है सीटेट का। इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, वो भी एक क्वेश्चन में। आप ये मत समझो कि एक लाइन का, नहीं, इसमें आपको ये चारों के चारों मिल जाएंगे। ये इस तरीके से पेपर डिजाइन कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन में ये 3 से 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपका ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। फोटोज के थ्रू पहले समझिए। उसके बाद हमारा आता है समताप मंडल, जहां पर प्लेन वगैरह उड़ता है, और इसी में आपका ओजोन लेयर है। मीजोस्फीयर है, जहाँ पे उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। फिर उसके बाद से आपका आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी के थ्रू आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो वायुमंडल की लेयर हमारी पृथ्वी की चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। और यह वायु की यह पतली परत जो है इस ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमें वायु, एयर जो है वो प्रदान करती है, जिससे कि हम लोग ब्रीथ लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ जो हार्मफुल रेज होती है ना, उससे भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटक, तापमान, अन्य के आधार पर हम 5 परत में बांटते हैं। तो इन 5 परतों को याद रखो। सबसे पहले पृथ्वी की सतह से ही शुरू होता है हमारा क्षोभ मंडल, फिर समताप, मध्य, आयन एंड बहिर्मंडल। तो ये 5 लेयर्स आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कई बार ऐसा होगा कि इसमें से एक क्वेश्चन में ये चारों के चारों लेयर्स ही आपसे पूछ लिया जाएगा, पांचों के पांचों मिलान वाले में। आपने देखा होगा ना मैच ऑफ द फॉलोइंग, वो तो एक क्वेश्चन है, बट कवर क्या कर लिया इसने, पूरा ही वायुमंडल कर लिया। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, और मुझे लगता है कि ये सभी को पता होगा कि वायुमंडल जो है वो मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन इसी का बना है ना, क्योंकि ऑक्सीजन आपका 21% है और नाइट्रोजन आपका जो है आई थिंक 78 है। ठीक है, तो इसी का बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। अगर आप देखो तो नाइट्रोजन, हाँ चलो सही बताया, 78% है, और ऑक्सीजन आपका सॉरी 21% है। बाकी की जितनी भी गैसेस बच जाती है ना, वो सब 1% में आती हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑर्गन, और भी जो भी गैसेस हैं वो 1% में है। तो सबसे बड़ा हिस्सा है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन आपको पता है कि हम सभी को ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। और नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी है, जो प्राणी है उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है, ग्रोथ के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन वाला, क्योंकि ऑक्सीजन सबको पता होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये बहुत कम है, 1% के अंदर आता है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा है ना, उसको अवशोषित करती है। ठीक है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो यूज है, तो जो पौधों की वृद्धि है ना, उसके लिए भी आवश्यक है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, मतलब ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना, तो उसकी जो डेंसिटी होगी ना, वह एटमॉस्फेयर की, उसमें डिफरेंस आएगा। यह घनत्व जो है समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। पूछता है कहाँ पर होगा, तो वो होगा हमारा समुद्र के तल पर। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, तो ये तेजी के साथ घटेगा। ठीक है, और पहाड़ों पर जो पर्वतारोही हैं, उनको हवा के घनत्व में कमी होने के कारण ही सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो पर्वतारोही हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, आखिर में इनको तकलीफ क्यों होने लगती है, तो जो वायुमंडल का घनत्व है वो समुद्र तल पे सबसे अधिक है, और जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे वहां पर ये तेजी के साथ डिक्रीज होगा।
ठीक है। और पहाड़ों पर जो पर्वतारोही हैं उनको हवा के घनत्व में कमी मिलने लगती है, जिस वजह से उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, एंड इसी वजह से ये ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर बेसिकली हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब ये देखिए, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका स्थल मंडल है, ये आपका जल मंडल है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में भी देख लेते हैं। तो ऊपर की ओर आप जाओगे तो तापमान तो घटेगा ही, क्योंकि सबसे अधिक डेंसिटी तो समुद्र के तल पे है। तो वायुमंडल पृथ्वी पर क्या करेगा, दबाव डालेगा, और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग हो सकता है। कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही आपको प्रेशर जो है फील हो, जबकि कुछ क्षेत्र में कम। वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और ये है आपका सबसे मेन टॉप जो है लाइन, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि लाइन में लिखा रहेगा वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है या फिर निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा, वायु जो है उच्च से निम्न की ओर बहती है। ठीक है, गतिशील वायु को ही हम पवन कहते हैं। अब जो फोटो मैंने आपको दिखाई थी जीव मंडल स्थल मंडल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए, जीव मंडल जो है वो स्थल जल तथा हवा, इसके बीच का एक सीमित भाग है, और यह वह भाग है जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पे जीवन मौजूद है, जहाँ पर बहुत सारी जीवों की प्रजातियां हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर हम बड़े स्तनधारी के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो जीवमंडल आप समझ सकते हो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर तो जीवन है। अब इस जीवमंडल के प्राणियों को ना मुख्यतः दो भाग, एक हो गया हमारा प्लांट मतलब, और एक हो गया एनिमल मतलब जंतु जगत और पादप जगत, इसमें भी बांट दिया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछता है कि जीवमंडल को कितने भागों में बांटे हैं, तो प्लांट एंड एनिमल। पृथ्वी के ये तीनों जो परिमंडल हैं वो आपस में ही परिक्रिया जो है आपस में ही पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, तथा एक दूसरे से किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं। जैसे कि लकड़ी तथा खेती करने के लिए हम वनों को काटते हैं, इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। सुनामी के कारण आपने देखा होगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका भी कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है, तो यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक चीज़ आप खराब करोगे तो दूसरी भी चीज़ अपने आप खराब हो जाएगी, वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उद्योग हैं, बाकी इतने सारे जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी गाड़ियां हैं, उनसे जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो हमारे एयर को भी तो प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, जिसे हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इनके बीच जो है ना एक नेचुरली बैलेंस बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए। तो जो स्टार्टिंग में हमने देखा कि भूमंडल जो है हमारा, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये तीनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक है और ये तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं। और अगर जितना कम से कम हम इसका यूज़ करेंगे ना, उतना ही ये हमारे लिए भी सही रहेगा, बाकी के छोटे मोटे जीव उनके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने चीज़ें पढ़ ली कि किस तरीके से एक चीज़ खराब करने पे दूसरी भी चीज़ खराब हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वायुमंडल से रिलेटेड यहाँ पर सिर्फ इतना ही क्यों बताया है ये। तो देखो, ये क्लास 6 की आपकी ज्योग्राफी है, और क्लास 6 के बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं कि उनको एक ही बार जो है वायुमंडल के सारे ही लेयर पढ़ा दो। इसीलिए धीरे धीरे जो है स्टेजेस पे उनको लेयर्स भी बताए जाएंगे। तो वो आपका आगे जो 7 क्लास की ज्योग्राफी होगी ना, उसमें होगा। तो यहाँ पर बस आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है वायुमंडल के बारे में, और लेयर्स के बारे में बता दिया गया है। बाकी तो मैंने आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो कि पूछता है, तो ये नेक्स्ट में करेंगे। अब चलो क्वेश्चन आंसर पहले कर लेते हैं। यहाँ पर इस कल के भी क्वेश्चन आंसर आपको जो है इसके जवाब देने हैं कमेंट सेक्शन में। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? देखती हूँ कितने लोगों को कल की चीज़ें याद हैं, जरूर बताना। हमारे प्रमुख महाद्वीप के नाम बताओ। अभी स्टार्टिंग में ही देख लिया है, 7 महाद्वीप हो गए। 2 महाद्वीप के नाम लिखो जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कॉमेंट करके बताएं। और ये आज का है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखो, वही हैं 4, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब हो गए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि सब बहुत बड़ा हिस्सा जो है कितना है, 71% भाग पे जल है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं, ये आप बताइए। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो अभी हमने पढ़ा। ओके,
चलो अब ये फिर से कल वाले ही क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? बड़ा आसान सा है, नाम से ही क्लियर है, यूराल पर्वत या फिर एंडीज पर्वत या फिर हिमालय। नहीं देखा है तो लास्ट में जो क्लास मिलेगी उसको देखकर सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और जो भूल रहा है उसे भी देखना है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल से, जल से या फिर नहर से? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? नाइट्रोजन का है 78, ऑक्सीजन का है 21, बाकी के सारे गैसेस 1% में आती हैं। ठीक है। पृथ्वी का कौन सा भाग जो है वो ठोस चट्टान का बना हुआ है? ये बताओ। स्थलमंडल, जलमंडल या फिर वायुमंडल? कौन सा है जो ठोस चट्टान से बना हुआ है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है? आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के ना आंसर मुझे बताना। ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग अभी पढ़ा, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। महासागर का नाम एक देश के नाम पे, हमारे ही हिंद महासागर भारत के नाम पे रखे हैं। और स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। कौन सा? यहाँ पर बताओ। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। ओके। तो ये आज की क्लास थी, और बाकी तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है। हमने एनसीईआरटी को, और ये नई वाली एनसीईआरटी है, कुछ लोग पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो भाई वो गलती मत करना, क्योंकि उसमें चैप्टर्स ज़्यादा थे। इसमें चैप्टर्स कम करके 2-2 चैप्टर को एक ही में जो है इंक्लूड किया है। तो मैं आपको नई एनसीईआरटी से ही पढ़ाती हूँ। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब नेक्स्ट कल करेंगे, और कल जो है ज्योग्राफी चैप्टर 6 इस क्लास 6 का लास्ट है। उसके बाद आपका 7 चैप्टर स्टार्ट। ओके। अच्छा, नोट्स लेना होगा तो व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि 18 से लेके 30 के बीच में शायद हम आपको उतना नोट्स प्रोवाइड ना कर पाएँ, क्योंकि उस समय जिसको मैंने ये काम दिया हुआ है उस समय उनकी छुट्टी रहेगी। इस वजह से मैं ही करूँगी अकेले, तो जितना हो पाएगा तो इसके पहले ले लेना। अच्छा, जितना जल्दी आप मैसेज करोगे ना, मतलब दिन से लेके शाम तक, उतना जल्दी ही आपको नोट्स मिलेगा, क्योंकि रात वाला जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है नोट्स देने में। तो बट हाँ, ये है कि अगर आप मैसेज कर दोगे ना तो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग भी नोट्स मिल जाएगा। तुरंत मैसेज करो। 49 रुपीज़ में है, बस हिस्ट्री का ही तैयार हुआ है, इसी वजह से अभी हिस्ट्री दे रहे हैं। ज्योग्राफी 1-2 चैप्टर्स फिर से मैंने स्टार्ट किया है, बट मुझे नहीं पता कि मैं इसको कब तक कर पाऊंगी। तो कम से कम जो है आप उसको लेकर रिवीजन तो करो, क्योंकि हिस्ट्री से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।